हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं हूँ अभिषेक गौरव और आई एम करेंटली स्टडिंग इन IIT BHU। सो देखते हैं हेडिंग, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, स्कोर 180 प्लस इन जेई मेंस। अब 180 प्लस स्कोर करे कैसे? तो उसके लिए हमें टॉपिक्स पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं और जो कि कम टाइम में भी हो जाए। एक तो जैसे आप टॉपिक्स तो जेई मेंस के लिए इक्वली वेटेज, हर एक टॉपिक्स का वेटेज इक्वल ही होता है। जेई मेंस सबको इक्वल एक समान समझता है। बट हमें करना क्या है यहाँ पे? हमें यहाँ पे स्मार्ट वे में ये पता करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो कि हम इजीली कम टाइम में एक तो कवर भी कर लें, दूसरा कि उसका वेटेज भी हालांकि सेम ही है, तो उससे हम क्वेश्चन जो हो प्रैक्टिस उस पर कम टाइम में ही कर ले और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हम वहाँ पे अटेम्प्ट करके आएँ। तो हमारा ये इसमें होना चाहिए, स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि हम लोग स्कोर करेंगे कैसे। तो इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इन सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, जिनका वेटेज भी ठीक ठाक अच्छा खासा है, और तो और उनसे सवाल जो आते हैं वो इजी आते हैं और आप वो कर भी लोगे। जेईई मेंस में तो एटलीस्ट इजी ही आएंगे और वो आप कर भी लोगे और उसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है प्रिपरेशन के दौरान। तो अब आते हैं, देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स में देखते हैं। तो फिजिक्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। तो अगर आप यूनिट एंड डायमेंशन देखें तो डायमेंशन से लगभग हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है और इसको प्रिपेयर करना भी ईजी है। ये जो टॉपिक है ये आसान टॉपिक है, इसको आप जल्दी प्रिपेयर भी कर सकते हो और इजी भी है, तो आप इस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो कम टाइम में ही। तो एक क्वेश्चन तो इससे पक्का ही आएगा। दूसरा, जब 11th में लोग जाते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा उनमें मोटिवेशन होता है, इसलिए वो लोग जाते हैं तो काइनेमेटिक्स, NLM, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, यहाँ तक तो अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो अगर आपने इन सभी को अच्छे से पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है तो एक बार आप इनसे गो थ्रू अगर करेंगे तो आपको इन सभी का, काइनेमेटिक्स का आइडिया लग जाएगा, NLM का, फ्रिक्शन का, वर्क पावर एनर्जी का। और इस वर्क पावर एनर्जी से तो हर एक साल एवरी ईयर 1 क्वेश्चन तो पक्का ही आता है जेईई मेंस में, और बाकी इन सभी से 1 क्वेश्चन आएगा। तो आप यहाँ से 2 क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे, इनसे 2 क्वेश्चन कर पाओगे। बस इतना आपको करना है, ये ईजिली आप कर सकते हो, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। बाकी अब इसके बाद देखें तो इसके बाद से चीज़ें टफ होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन के बाद फिर अपना सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जैसे उसमें सेंटर ऑफ मास वगैरह जो भी फाइंड आउट करने वाला होता है। फिर आगे देखें मोमेंटम, कंजर्वेशन, ये सब। नेक्स्ट अगर आगे है रिजिड बॉडी मोशन, तो ये सब थोड़ा टॉपिक्स, SHM, ये सब टफ हो जाता है, तो आपको इसको स्किप कर देना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको छोड़ दे, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन, अगर इन सभी टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल या फिर रिजिड बॉडी मोशन या फिर SHM से, तो जब तक आपका उस पर टॉपिक पे अच्छे से कमांड नहीं होगा तब तक आप इसका क्वेश्चन कर नहीं सकते हो। तो इसलिए अगर आपने नहीं किया है तो उसको छोड़ ही दे। अब आते हैं सेंटर ऑफ मास फाइंड करने वाला, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन। ये टॉपिक ईजी है, सब टॉपिक ही है। जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सब टॉपिक आ गया, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन रिजिड बॉडी मोशन में आपने पढ़ा होगा। तो इन दोनों सब टॉपिक्स को आपको पढ़ लेना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे भी हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो दोनों से ही एक एक क्वेश्चन पूछेगा, सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेट करने वाला एक क्वेश्चन आएगा, या फिर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने वाला, या फिर इन दोनों में से कोई एक तो पक्का ही पूछेगा। तो इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और ये आप इजीली कर भी लोगे। इसमें ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं देना है। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन जो होगा वो आप तुरंत ही कर सकते हो। तो आपको यहाँ तक अगर देखें तो बस इन 3-4 टॉपिक्स में ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, और यहाँ पे 4 क्वेश्चन आप इजीली कर पा रहे हो। अब नेक्स्ट आए तो आपको वेव्स, जिसमें डॉपलर्स इफेक्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप कर ही लो, इससे क्वेश्चन पक्का ही आएगा। हमारे टाइम में तो पक्का ही आता था। जैसे पहले क्या होता था कि एक पेपर ही होता था, उसमें एक पेपर में एक क्वेश्चन, तो इनका एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। अब हालांकि अभी तो 6-7 शिफ्ट हो चुका है पेपर का, तो 6-7 पेपर होते हैं, तो उस केस में हो सकता है कि आपके पेपर में ना आए, बट इसका वेटेज तो पक्का ही होगा। ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे हर एक पेपर में, इसमें क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो वेव्स जो है डॉपलर इफेक्ट्स, बीट्स, स्टैंडिंग वेव, ये जो है ये टॉपिक आपको कवर कर लेना है और ये आप इजीली कर भी लोगे। आसान टॉपिक है, इसको आपको करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट आते हैं थर्मोडाइनेमिक्स वाला टॉपिक।
तो थर्मोडायनेमिक्स वाले टॉपिक में जब मैं पढ़ता था, जब मैं जेई का तैयारी कर रहा था, उस टाइम हमारे सर जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे थे तो वो बोलते थे कि अभी तक अगर तुमने कुछ नहीं भी पढ़ा फिर भी सब ठीक है, केवल थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट की गंगा बह रही है, सभी लोग हाथ धो लो इसमें, सर ऐसा बोलते थे। तो ये बिल्कुल हीट की गंगा ही है, इससे आपको मतलब ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। इन सभी टॉपिक्स को इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफ़र, केटीजी एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आप बहुत आसानी से कर लोगे, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। और इससे क्वेश्चन भी कंपेरेटिवली ज़्यादा आते हैं, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, बट फिर भी मैंने यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन लिखा है, लेकिन इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन 2 से 3 मैंने थोड़ा ये करके 2 से 3 इसको ले लिया है। तो इसको तो आप पक्का से ही कर लो, अगर कुछ नहीं भी कर रहे हो तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स तो आप पक्का ही कर लो, इससे आपका 3 क्वेश्चन पक्का ही सिक्योर हो जाएगा, 3 क्वेश्चन तो आप पक्का ही कर लोगे। तो ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये आपको सही से कर लेना है, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अब होगा क्या कि जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैट्स भी कर सकते हो, बट इलेक्ट्रोस्टैट्स टॉपिक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ऊपर से इसका वेटेज भी इन्हीं के मतलब इन सब के जैसा ही है, तो यानी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएगा। तो उसको करने का अगर आपने पहले किया है तो उसको रिवाइज़ तो बिल्कुल कर लें, मतलब पक्का से रिवाइज़ कर लें, बट अगर आपने नहीं किया तो उसको छोड़ दें, क्योंकि उसमें टाइम आपका बहुत चला जाएगा और ऊपर से उसका वेटेज भी 1 ही या 2 क्वेश्चन है, तो उसको आपको छोड़ देना है। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो एक बार रिवाइज़ तो पक्का से ही कर ले उसको भी। अब आते हैं नेक्स्ट, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करेंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कहाँ से, इंस्ट्रूमेंट से 1 क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इन सभी इंस्ट्रूमेंट को आपको अच्छे से पढ़ना है और इनसे रिलेटेड 1 क्वेश्चन पक्का आएगा और बाकी 1 क्वेश्चन कुछ और भी आ सकता है। तो इससे मिनिमम 2 क्वेश्चन, करेंट इलेक्ट्रिसिटी से मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे। अब अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ के बाद आप अल्टरनेटिंग करंट एक बार पढ़ लो। अल्टरनेटिंग करंट भी आसान टॉपिक है और उससे 1 क्वेश्चन आएगा। मतलब मैं ये सभी टॉपिक्स बता रहा हूँ जिनको आप इजीली कवर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है और ऊपर से उनका वेटेज भी सेम ही है, तो मैं वैसा टॉपिक नहीं बता रहा हूँ। मैं जो भी टॉपिक्स बता रहा हूँ वो आप इजीली कवर कर सकते हो और इनसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इतना अगर हम मिला के देखें, अभी तक में हमारा कितना क्वेश्चन हो गया, 1 क्वेश्चन इससे, 2 क्वेश्चन इससे, 2 1 3, 1 क्वेश्चन इससे, मतलब इसका मिनिमम ही काउंट करें हम कि 1 ही आएगा, वैसे तो 2 आने के चांसेस हैं, तो 1 ही इसको काउंट करें तो 4 क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गया। फिर 2 क्वेश्चन इससे, इसका भी मिनिमम ही काउंट करके चलते हैं क्योंकि मैक्सिमम तो 3 आ सकते हैं बट मिनिमम हमें लेके चलना है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से, यानी 6 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स से 2 से 3, वैसे तो 3 से 4 भी आ सकते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको कर ले तो 2 क्वेश्चन अगर इसका ले ले तो 8 क्वेश्चन हो गया। करेंट इलेक्ट्रिसिटी का 2 क्वेश्चन अगर ले तो 10 क्वेश्चन और अल्टरनेटिंग करंट का 1 क्वेश्चन तो 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन तो हमें इसी से आ जाएगा, बस इतना ही आपको करना है और इससे आप मिनिमम 11 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही पाओगे अगर आपने इतना कर लिया तो 11 क्वेश्चन अभी इतना यहाँ से हो गया। तो यहाँ पे 11 क्वेश्चन अभी लिखते हैं, 11 प्लस अभी मैं नेक्स्ट, अभी इसको आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लो, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे कौन सा टॉपिक्स है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, आते हैं आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म, वो हमें कंप्लीट नहीं करना है। अगर आपने पढ़ा है तो उसको आप रिवाइज भले ही कर सकते हो, बट अगर आप सोच रहे हो कि इस बार में ही पढ़ के, एक बार में ही पढ़ के ख़त्म कर ले, उसके सवाल लगा लेंगे, तो वो आपसे होगा नहीं। तो जैसा कि किसी से भी नहीं हो पाता है, भले ही कोई गॉड गिफ्टेड अगर हो तो वो कर पाएंगे, बट आपके लिए बेस्ट होगा कि आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले टॉपिक को, जैसे इसमें बार मैग्नेट, अर्थ्स मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसमें हिस्टेरेसिस लूप भी है, तो इन सभी को आप कर लोगे अगर, और ये आप एनसीईआरटी से अगर पढ़ लोगे, एनसीईआरटी से ही बस रीडिंग देना है, इसको समझना है, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, रीडिंग दे के समझना है और इसके सवाल 1 2 एनसीईआरटी से ही आप अगर कर लोगे तो यहाँ से 1 क्वेश्चन आपको पक्का ही आएगा। ज़्यादा चांसेस होते हैं अर्थ्स मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब फेरोमैग्नेटिक और जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, हिस्टेरेसिस लूप, इन सब से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो 1 क्वेश्चन तो इससे पक्का ही आएगा। नेक्स्ट आते हैं मॉडर्न फिजिक्स। अब ये मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें मैंने स्टार भी लगाया है, तो ये मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसको आप इजीली कर भी लोगे, ज़्यादा है भी नहीं टॉपिक्स इसमें, तो इजीली आप इसको कर भी लोगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह, एक्सरे वगैरह जो भी है, न्यूक्लियर फिजिक्स जो भी इसमें मॉडर्न फिजिक्स में आएगा वो सभी आपको कर लेना है, वो आप इजीली कर भी लोगे, ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा। और उससे मिनिमम 3 सवाल आते हैं, बट मैंने फिर भी यहाँ पे 2 सवाल लिखा है, मिनिमम 2 से 4, 2 तो पक्का ही आएगा यहाँ पे इस मॉडर्न फिजिक्स से। बट लेकिन आपको इसमें ध्यान देना है कि इसमें मिनिमम 3 से 4 सवाल आ सकते हैं, मिनिमम 3 से 4 सवाल सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स से। तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडाइनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स, ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस अगर आप ये दोनों ही करके जाओ तो कम से कम 5-6 सवाल तो आप इजीली करके आओगे, 5-6 सवाल तो बस यही दोनों टॉपिक से आप कर लोगे, मॉडर्न फिजिक्स और हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स से। तो इन दोनों को आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से कर लेना है, मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडाइनेमिक्स। अब हो सकता है इस बार जैसे कि यहाँ पे 6-7 शिफ्ट हो गया है, तो इसलिए मे भी क्वेश्चन डिवाइडेड होंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया जाएगा, तो उसमें इतना ज़्यादा वेटेज ना हो, मतलब वेटेज तो फिर भी होगा, ओवरऑल अगर देखें तो वेटेज फिर भी होगा, बट 2 या 3 सवाल तो पक्का ही इससे आएगा। मतलब मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडाइनमिक्स अगर आप मिला ले तो 3 या 4 सवाल सिर्फ यही दोनों से आएंगे, मतलब मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडाइनमिक्स से। नेक्स्ट आते हैं सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे एटलीस्ट जेई मेंस के लिए, जेई मेंस में ही शायद ये टॉपिक है, तो जेई मेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इससे आपको एक क्वेश्चन पक्का आएगा यहाँ से, जैसे पीएन जंक्शन वगैरह आ सकता है या फिर कुछ भी गेट्स वगैरह जो भी है, मतलब वो कुछ ना कुछ आएगा, ये आपको सेमीकंडक्टर पढ़ लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। सिमिलरली कम्युनिकेशन और मेजरमेंट एंड एरर, ये इन दोनों से भी एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। अब मेजरमेंट एंड एरर से चाहे कुछ भी आ सकता है, और कम्युनिकेशन, इन दोनों को मिला के अगर देख, कम्युनिकेशन से तो मतलब वैसे चांसेस कम ही होते हैं, बट इन दोनों को मिला के मैंने एक ले लिया है, तो आपको पढ़ लेना है। चांसेस कम होने का मतलब ये नहीं है, अब इसमें चांसेस बढ़ गए हैं। तो कम्युनिकेशन और मेजरमेंट एंड एरर्स, इन दोनों का वेटेज सेम ही है, और इनसे एटलीस्ट एक क्वेश्चन हम मान सकते हैं। हालांकि एक क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, एक क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, तो इनसे 2 क्वेश्चन हो जाएगा, बट हम एटलीस्ट अभी के लिए मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन इन दोनों से मिला के आएगा। तो इन दोनों को आपको पढ़ लेना है, और ये टॉपिक्स भी छोटा है, तो इन सब टॉपिक्स को आप मतलब इजीली कर भी पाओगे, और इसका वेटेज भी ठीक ठाक है, तो आपका स्कोर करने का कैपेसिटी मतलब या फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। अब जैसे और बीच में जैसे अपना इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, फिर मैग्नेटिज्म हो गया, EMI वगैरह हो गया, फिर मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो गया, फिर रिजिड बॉडी मोशन हो गया, तो इन सब को अगर आप पढ़ने बैठे तो ये टॉपिक्स वास्ट टॉपिक्स हैं, मतलब इनको पढ़ने में आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ऊपर से इनमें प्रैक्टिस भी आपको बहुत चाहिए, मतलब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा खासा करना होगा तभी आप कर पाओगे। अब नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं इनसे तो एक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आपको वेव ऑप्टिक्स कर लेना है। वेव ऑप्टिक्स में कुछ है भी नहीं, इसको आप तुरंत ही ईजिली कर पाओगे, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स। यहाँ पे आपको इससे मिनिमम एक क्वेश्चन आता है, जैसे YDAC वगैरह हो गया, फ्रिंज विड्थ, ये सब कैलकुलेशन वगैरह जो भी हो क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन पक्का ही आता है वेव ऑप्टिक्स से, और ये टॉपिक है भी आसान, मतलब छोटा टॉपिक भी है, तो इसको आपको कर लेना है, एक क्वेश्चन इससे पक्का बन जाएगा। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, फिर टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड जो होता है। अब ये सब टॉपिक्स आपको कर लेने हैं, इसको भी पक्का कर लेना है। इंस्ट्रूमेंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इससे यहाँ से ले लेते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो इतना ज़्यादा आप करना भी नहीं है, बस इतने में ही आपका लगभग कितना क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन इससे बन जाएगा, 2 क्वेश्चन आप इससे कर पाओगे, फिर एक क्वेश्चन यहाँ से, इन दोनों से, तो 2 1 3 और 1 4, एक इससे 5 और एक इससे 6, तो 6 क्वेश्चन यहाँ से, मतलब इन सभी टॉपिक से बन जाएंगे। तो फिजिक्स में अगर ओवरऑल देखें अपना, तो 11 + 6 यहाँ पे, यानी 17 क्वेश्चन तो आप इजीली कर पाओगे अगर आप इतना टॉपिक्स पढ़ लेते हो। तो आपने मतलब अगर आप यहाँ पे देखें तो आप एक बहुत बड़ा पोर्शन छोड़ भी रहे हो, फिर भी आप 17 क्वेश्चन इजीली कर पाओगे यहाँ पे इन सभी से, मतलब मिनिमम अगर लेके चले तो 17 क्वेश्चन आपका फिजिक्स में हो जाएगा। अब 17 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, 17 क्वेश्चन 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी 68, तो 68 नंबर फिजिक्स में आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आप इतना टॉपिक कर लेते हो, तो कवर कर लेते हो, यानी फिजिक्स का मार्क्स अगर देखें तो 68 मार्क्स यहाँ पे आपके कहीं नहीं जाने वाले, यहाँ पे आपका फिजिक्स का ही हो जाएगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं मैथ्स की ओर बढ़ते हैं। मैथ्स के बारे में मतलब मैथ्स का जो टॉपिक्स वगैरह इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देख लेते हैं एक बार। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैथमेटिक्स का देखते हैं। मैथमेटिक्स में आपका फर्स्ट टॉपिक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर ले और इसको आप इजीली कर भी पाओगे। ये सब जो टॉपिक्स हैं वो आप ऐसा है कि आप कम टाइम दे के आप इनको कर सकते हो, और इनका क्वेश्चन एक तो वेटेज है ही, तो एक क्वेश्चन इससे पक्का आएगा। नेक्स्ट सीक्वेंस सीरीज से भी एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, और इसको आप इजीली कर भी सकते हो, आसानी से कम टाइम में भी हो जाएगा। तो एक सीक्वेंस सीरीज आपको कर लेना है। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन से तो पक्का एक या दो सवाल पक्का ही आते हैं हर एक साल, और एक क्वेश्चन भी इजी ही होता है, मतलब इसको अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लोगे। और स्ट्रेट लाइन आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा स्ट्रेट लाइन सर्कल करने में। स्ट्रेट लाइन और सर्कल तो आप बेसिक कुछ फार्मूला वगैरह है वो भी याद रखना है, और बाकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, तो आप हो जाएगा। मतलब वैसा है नहीं कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, प्लस इससे क्वेश्चन ना बने। क्वेश्चन भी इनके बन जाते हैं, एटलीस्ट जेईई मेंस के क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, तो इनसे क्वेश्चन भी बन जाएगा आपका। और ज़्यादा प्रैक्टिस एक बार आप अगर पढ़ लोगे तो आप क्वेश्चन करके आओगे इसका। तो आपको स्ट्रेट लाइन कर लेना है, सर्कल कर लेना है। सर्कल से भी एक से दो सवाल हमेशा ही आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन 4 टॉपिक से ही आपका 4 सवाल आ गया। फिर यहाँ पे आपका बीटी हो गया, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम एक छोटा सा टॉपिक है, और जेईई मेंस में इसके क्वेश्चन आसान आते हैं, ईजी आते हैं। हालांकि एडवांस में तो इसका टफ क्वेश्चन आ जाता है, बट मेंस में अगर देखें तो ईजी क्वेश्चन आता है। तो बाइनोमियल थ्योरम आप कर सकते हो। बाकी पीएनसी और प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का भी इंपॉर्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है। बट पीएनसी में क्या है कि आपने अगर पहले उसको पढ़ा नहीं है तो आप उसको पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आएगा वो आपको पीएनसी। तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए आप पीएनसी को अगर आपने पढ़ा है तो आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो, क्योंकि उसका भी एक क्वेश्चन पक्का ही होता है। तो पीएनसी आप पढ़ सकते हो, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको छोड़ देना है। पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी दोनों ही आपको, अगर आपने पहले पढ़ लिया है, पहले पढ़ चुके हो आप, तो उसको करो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि हालांकि क्वेश्चन का वेटेज दोनों का सेम ही है। मतलब सेम कहने का मतलब ये हुआ कि उनसे क्वेश्चन आते हैं, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आएगा आपका। लेकिन अगर आपने उस पर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया उन दोनों टॉपिक्स को, तो आप उसका क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। तो इसलिए उसमें टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो उसके जगह पे आप कुछ दूसरा पढ़ ले। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। स्टैटिस्टिक एंड मैथमेटिकल रीजनिंग में जैसे वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, तो इन सब से क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से एक तो पक्का ही आएगा, और एक ट्रूथ टेबल का क्वेश्चन आता है। तो इससे आप एटलीस्ट 2 क्वेश्चन इस पर मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिर्फ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग से सिर्फ आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आपको ये कर लेना है। दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस से भी आप एक क्वेश्चन मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक भी इजी है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, बस वही है। यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ मतलब थोड़ा सा इधर उधर होगा, बट ज़्यादा नहीं। तो हाइट एंड डिस्टेंस भी आप इजीली कर ही सकते हो। नेक्स्ट आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो है, इससे एटलीस्ट 2 क्वेश्चन पक्का ही आएगा। अब यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन वेरी कर सकता है, बट 2 क्वेश्चन पक्का मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से। और ये टॉपिक जो है बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब इतना छोटा है कि आप इसको ईजिली कर लोगे। तो इसको आपको करना बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा अगर आप इसको कर लेते हो तो। और ये टॉपिक भी इजी है, ऐसा नहीं कि टफ टॉपिक है, तो इसको भी आपको कर लेना है। नेक्स्ट देखें वेक्टर 3D। वेक्टर 3D में आपका 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, और वेक्टर 3D में भी आपको ज़्यादा कुछ करना है नहीं। बस अगर आपने एनसीईआरटी एटलीस्ट एनसीईआरटी भी कर लिया है, मतलब आपको इसमें विजुअलाइज करना है, तो आप अगर इसको एक बार देखें तो समझ सकते हैं। वेक्टर 3D को विजुअलाइज करना है, कैसे कहाँ पे वेक्टर गया, कहाँ पे क्या हुआ, वो अगर आप विजुअलाइज कर लेते हो तो ये इजी है। बस 1-2 ही फार्मूला है, वो आपको फार्मूला लगाना है, मतलब 1-2 तो नहीं है, और भी ज़्यादा है फार्मूला, बट ये आप कर लोगे अगर आप कर रहे हो तो। इसमें केवल विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज करने के बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं इसमें। तो वेक्टर 3D आप कर सकते हो, और इसका वेटेज भी अच्छा खासा है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आते ही हैं। तो आप यहाँ से यहाँ तक अगर देखो, बस इतना टॉपिक मैथ्स में अगर आप कर लेते हो तो इसमें आपका 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5, 7, 8, 10 और 12 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाते हैं आपके, अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हो तो। यानी 12 क्वेश्चन यहाँ पे इसका। अब नेक्स्ट आगे कुछ टॉपिक्स देखते हैं, वो कहाँ पे क्या होगा वो देख लेते हैं। इसका आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो।
तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलस वाले पोर्शन में थोड़ा आते हैं। तो कैलकुलस वाले में अगर आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे हो तो इससे आप एक या दो क्वेश्चन, मतलब दो क्वेश्चन मिनिमम इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, दो क्वेश्चन। और इसमें आपको ज़्यादा थोड़ा सा उसमें मेहनत भी नहीं करना है, कर पाओगे अच्छे से। और अपना नेक्स्ट आएगा एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सिंपल डेरिवेटिव्स वगैरह ही यूज होते हैं, मतलब जो डिफरेंशिएशन जो आपको करना होगा वो सिंपल ही होगा, मतलब वो ज़्यादा टफ होगा नहीं। तो आप एओडी कर सकते हो और एओडी से क्वेश्चन आते भी हैं। तो एक से दो क्वेश्चन आप एओडी का एक्सपेक्ट कर सकते हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। नेक्स्ट अपना एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व में भी जो इंटीग्रेशन यूज होगा वो नॉर्मल सा इंटीग्रेशन ही होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई इंटीग्रेशन होगा। और आपको थोड़ा सा ग्राफ का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट और इस इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से आप एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन को कर सकते हो ईजिली। तो इससे भी मिनिमम एक से दो क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। हालांकि दो क्वेश्चन मिनिमम आप इससे एक्सपेक्ट कर लो, बट फिर भी एक मैं लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है इसमें भी अगर स्पेसिफिकली देखें तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला होता है वो तो बिल्कुल पक्का ही आप करके जाओ, क्योंकि मेरे टाइम में मैं खुद करके गया था वो, और वो क्वेश्चन आ गया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। मुझे पहले से ही मतलब पता था कि पता क्या था, मतलब मुझे लग रहा था कि आएगा, और लगभग उसका अगर आप पैटर्न देखो तो लगभग एक क्वेश्चन आता ही है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो वो तो आप कर ही लो। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरे ही कर लो। डिफरेंशियल इक्वेशन करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, सारा स्टैंडर्ड ही होता है और उसको आप इजीली कर भी लोगे। ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करना है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उसमें, बट मिनिमम टाइम में आपका एक टॉपिक हो जाएगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। तो आप इन सब टॉपिक को देख सकते हो। तो अगर यहाँ से देखें तो इसका एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन, यानी टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पे अपना इधर से बन जाएगा। तो 4 क्वेश्चन यानी ओवरऑल अपना यहाँ पे 16 क्वेश्चन तो आपका मैथ्स का हो गया। यानी 17 क्वेश्चन आप फिजिक्स के कर पा रहे हो, 16 क्वेश्चन मैथ्स के मतलब कर पा रहे हो। अगर आप इतना कर ले रहे हो तो बाकी के भी टॉपिक्स हमने छोड़े हैं यहाँ पे। अगर आप देखो तो पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, कोनिक सेक्शन तो वैसे अगर आपने पढ़ा है तो कोनिक सेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कोनिक सेक्शन से अकेले मतलब 3 से 4 सवाल आते हैं, मतलब 3 से 4 सवाल इस कोनिक सेक्शन से ही आएगा। अगर आपने पढ़ा है तो इसको आप रिवाइज़ कर ले, बिल्कुल से रिवाइज़ कर ले, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना होता है, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है टॉपिक देख के अगर आप कर पाओगे तो इसको तो पक्का से ही कर ले। कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन पक्का ही आएगा। कोनिक सेक्शन में जैसे पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला, तो इन सभी से तीन क्वेश्चन तो एटलीस्ट, मतलब 2 से 3, आप इसको 3 से 4 छोड़ो, लेकिन 2 से 3 तो एटलीस्ट आप सिर्फ कोनिक सेक्शन से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कोनिक सेक्शन अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे फिर भी मैंने बस इतने को लेके किया, तो 16 क्वेश्चन तो आप मैथ्स का कर लोगे, फिजिक्स का 17 क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं केमिस्ट्री पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आते हैं अब केमिस्ट्री पे, देखते हैं केमिस्ट्री का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल गैसेस स्टेट, अपना आइडियल गैस, रियल गैस और मोल कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो भी हो गए, इनसे आपका दो क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा, तो ये आपको कर लेना। और आप इस टॉपिक को आइडियल गैस, रियल गैस, मोल कॉन्सेप्ट, इसको आप जल्दी कर पाओगे, क्योंकि जब आप जाते हो मतलब 11th में तो उस टाइम स्टार्टिंग में ही ये सब टॉपिक होता है, तो उसमें करने में ज़्यादा आपको ये होता नहीं है, आप इजीली कर लेते हो। बट बाद में चीज़ें टफ होने लगती है तो हम छोड़ने लगते हैं धीरे धीरे करके, बट स्टार्टिंग में तो हम कर ही लेते हैं, तो इसको आप कर पाओगे। आइडियल गैस का क्वेश्चन भी, आइडियल गैस, रियल गैस, मोल कॉन्सेप्ट, तो ये 2 क्वेश्चन इससे आपका बन जाएगा। नेक्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम ये टॉपिक भी इजी ही है और इससे आप एक क्वेश्चन कर लोगे, मतलब एक क्वेश्चन आएगा और आप इससे क्वेश्चन कर लोगे अगर आपने पढ़ा है तो एक क्वेश्चन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये आप फिजिक्स में भी पढ़ रहे हो, मॉडर्न फिजिक्स में, और यहाँ पे भी आपको पढ़ना है, तो इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, तो इसको आप इजीली कर लोगे। दोनों को कनेक्ट करके आप इसको इजीली कर लोगे यहाँ पे। तो 2 क्वेश्चन तो इससे भी एटलीस्ट बन ही जाते हैं। 2 क्वेश्चन नहीं भी मानो तो 1 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आ ही जाएगा इसका, मगर 2 क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन ईजिली, मतलब 2 क्वेश्चन जनरली आते हैं इससे, 2 से 3 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट आपका सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट, आप इसमें सॉलिड स्टेट आप अगर एनसीईआरटी से भी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी से इन सभी टॉपिक्स को, मतलब ये तो खैर गैसेस स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये तो आपको पढ़ना ही है,
बाकी ये सब जो सॉलिड स्टेट है इसको आप अगर एनसीईआरटी से भी पढ़ लेते हो तो एक क्वेश्चन आपका पक्का बन जाएगा इसमें सॉलिड स्टेट से। तो इसको एनसीईआरटी से आपको पढ़ लेना, और ये बड़ा टॉपिक है नहीं, आप तुरंत ही कर लोगे, ईजिली कर लोगे। नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स और न्यूक्लियर वाला जो पोर्शन होता है, तो इससे आपका 2 क्वेश्चन आएगा, मतलब जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड और जीरो ऑर्डर, इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है। तो इससे आपका केमिकल काइनेटिक्स और न्यूक्लियर वाला पोर्शन से तो पक्का ही आएगा 2 क्वेश्चन। इससे आप 2 क्वेश्चन लिख के रख लो, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री लाइक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये सब जो होते हैं, तो इसमें 1 क्वेश्चन पक्का आएगा, तो 1 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट बायोमोलिकुल और बायोपॉलीमर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इससे क्या कि किसी मतलब जैसे इन सभी टॉपिक से, हालांकि होता क्या, जैसे ये सब तो एक क्वेश्चन तो पक्का ही है जिनमें 1 क्वेश्चन है, बाकी जिनमें 2-3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो वेरी करता है साल बाई साल, मतलब ईयर बाई ईयर वेरी करता है। कभी उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी 2 क्वेश्चन आ गए, कभी 3 क्वेश्चन आ गए, तो इस तरह का पैटर्न वेरी करते रहता है। तो हम हालांकि जैसे हम डेफिनेटली बता नहीं सकते हैं कि कितना आएगा, बट हाँ हमें पता है, आइडिया है कि इसका वेटेज ज़्यादा है, अच्छा खासा है। तो अगर आएगा तो यहाँ पे अभी चूँकि 6 फेज में, मतलब 6 सीटिंग में होता है, तो इसमें इन सभी का वेटेज ज़्यादा होगा, अच्छा खासा होगा। तो ये हम इन सब टॉपिक्स को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट अपना बायोमोलिकुल और बायोपॉलीमर जो है, इससे कभी तो 3 से 4 सवाल आ जाते हैं, कभी कुछ आता है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। एनसीईआरटी से आप पढ़ोगे, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें, तो इनसे आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर भी मैं 1 मान के चलता हूँ, इसमें आप 1 क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोमोलिकुल एंड बायोपॉलीमर। और एक और मैं बताऊंगा इनऑर्गेनिक में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उससे भी आपको कर लेना है। ये छोटा टॉपिक होता है और इससे क्वेश्चन आता है, तो आप इसको कर लेना है आपको। तो बायोमोलिकुल बायोपॉलीमर से 2 से 3 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपको जीओसी, और मतलब जीओसी में ही एरोमेटिसिटी वगैरह जो होता है वो सब आपको देख लेना, उससे 1 क्वेश्चन पक्का आएगा। और एक एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड भी अच्छा खासा वेटेज होता है, एरोमेटिक कंपाउंड से क्वेश्चन आता है इसमें, तो आपको एरोमेटिक कंपाउंड भी देख लेना है। तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको आ ही जाएगा इन दोनों टॉपिक से सिर्फ, मतलब इतना दोनों ऑर्गेनिक में अगर आप ये तीनों टॉपिक अगर आप ऑर्गेनिक का कवर करके जा रहे हो, तो एटलीस्ट आपको 3 से 4 क्वेश्चन इन सभी टॉपिक से ही ऑर्गेनिक के बन जाएंगे। तो अब देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पे, 2 3 2 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10 11 और 12 13, तो मतलब इसका एक ही ले लेते हैं, तो 11, मतलब यहाँ पे एक अगर इसका लेंगे तो 12 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, मतलब 2 3 2 5 12 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, मतलब इस वाले पोर्शन से आपको इतना कवर कर लेने पे हो जाएगा, बस आपको इतना कवर कर लेना है, तो इससे आपके 12 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। नेक्स्ट अब इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो नेक्स्ट आते हैं, अब देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको मतलब जेईई मेंस में आएंगे। और ये जो टॉपिक है वो छोटा टॉपिक भी है, आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। जो भी मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री का, वो आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। फिजिक्स में जो मैग्नेटिज्म का बताया था मैंने, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड वो जो सब्सटेंस वाला जो था, तो भी आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, और अर्थ मैग्नेटिज्म वगैरह। तो ये सब जो केमिस्ट्री का मैं जो भी पोर्शन बता रहा हूँ, मतलब फिजिकल छोड़ के, फिजिकल तो आपको एक सॉलिड स्टेट बताया, बाकी फिजिकल मतलब उतना ज़्यादा एनसीईआरटी में सही से दिया नहीं है। बट अगर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक देखो, तो आप अगर एनसीईआरटी कवर कर ले रहे हो तो उसमें आपका मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा, मतलब उसमें अच्छा खासा आप स्कोर कर पाओगे। तो जो भी पढ़ना है एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपका 1 से 2 क्वेश्चन इससे आएगा। नेक्स्ट अपना ब्लॉक केमिस्ट्री हो गया। ब्लॉक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब इसमें स्पेसिफिकली आपको डी और एफ ब्लॉक तो पक्का पढ़ के जाना है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे, तो ये आपको पढ़ के जाना है, जैसा कि ट्रेंड देखा जा रहा है। और बाकी एस ब्लॉक आप पढ़ लो तो इससे 1 क्वेश्चन आएगा। पी ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, बट ये भी मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप ब्लॉक केमिस्ट्री से देखें तो ओवरऑल 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं। आप इन दोनों को एटलीस्ट पढ़ लो, एस ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक को। तो यहाँ से आपका एस ब्लॉक और हाइड्रोजन कंपाउंड जो भी है, मतलब तो ये आपको पढ़ लेना है यहाँ से। और पी ब्लॉक आप अभी स्किप कर सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको भी पढ़ लो, क्योंकि ये पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक से ही अच्छा खासा मतलब वेटेज आ जाता है इसका। तो ऐसा भी हो सकता है कि डी एंड एफ ब्लॉक से ना आके पी ब्लॉक से आ जाए, या फिर पी ब्लॉक और
इस ब्लॉक से ना आके डी एंड एफ ब्लॉक से आ जाए। तो इस तरह से मतलब इसका वेरी करते रहता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप तीनों ही पढ़ लो, ये तीनों ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, आप कर सकते हो, मतलब इतना तो अभी टाइम है हमारे पास, इतना कर सकते हो आप। नेक्स्ट मेटलर्जी, मेटलर्जी में आपका 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि अभी तो मैं मेंस का ही बात कर रहा हूँ, बट एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मेंस में ही यहाँ पे देखो, मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा इसका। तो मेटलर्जी का 1 क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको आपको रट लेना है। मेटलर्जी में आपको करना कुछ नहीं, इसमें रटना ही है। और ये सब जो टॉपिक्स हैं ये आप इजीली कर सकते हो, मतलब इसको आप एनसीईआरटी को ख़त्म कर दोगे 2 दिन, अगर आप अच्छे से बैठो तो 2 दिन में पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। आप एक बार अगर ऊपर से देख लो या फिर अच्छे से थोड़ा सा समझ लो तो 2 दिन में ही आपका ये ख़त्म हो जाएगा। तो आप इतना कर लो। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इससे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने वाला भी क्वेश्चन आता है केमिकल बॉन्डिंग का, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग अगर आप पूरा पढ़ोगे तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ ही लो, मतलब एनसीईआरटी तो केमिस्ट्री का एटलीस्ट इतना टाइम तो आपके पास होगा ही कि एनसीईआरटी आप एटलीस्ट कवर कर लो। तो एनसीईआरटी अगर आप कवर कर ले रहे हो तो आपका मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा, मतलब अच्छा खासा स्कोर कर लोगे जेईई मेंस में। मैं लास्ट प्रो टिप यही है अपना कि आपको एनसीईआरटी केमिस्ट्री में कवर कर लेना है, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, फिजिकल भी आपको देख लेना है, मतलब तीनों ही। तो एनसीईआरटी कवर करना है आपको केमिस्ट्री में। और अगर आप इतना कर ले रहे हो तो एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना भी आ सकता है, मतलब ये आता है, एक कोई किसी ना किसी शिफ्ट में आ ही जाएगा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन आपका। तो ये आपको देख लेना है, इसको देख लेना है पक्का से ही, हो सकता है आपके ही शिफ्ट में आ जाए, तो किसी ना किसी शिफ्ट में आ ही जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसका कितना हुआ, 1 क्वेश्चन यहाँ से, 4 क्वेश्चन यहाँ से और बाकी 1 क्वेश्चन यहाँ से, यानी 4 2 6 क्वेश्चन। इसको मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ तो 6 क्वेश्चन तो यहाँ से आ जाएगा, मतलब 6 क्वेश्चन यहाँ से आपका कहीं नहीं जाने वाला। तो यहाँ से टोटल आपका केमिस्ट्री का ओवरऑल 18 क्वेश्चन हो रहा है। तो जितना मैंने बताया, बस अगर आप इतना करते हो तो आप इतना क्वेश्चन कर पाओगे। फिजिक्स में 17 क्वेश्चन कर लोगे, मैथ्स में 16 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 18 क्वेश्चन, तो इतना क्वेश्चन। और केमिस्ट्री में तो और आप अगर एनसीईआरटी कवर कर ले रहे हो तो इससे भी ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, मतलब 18 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे, आप 20 से ऊपर क्वेश्चन कर पाओगे अगर एनसीईआरटी सिर्फ आप पढ़ ले रहे हो। तो सिर्फ आपके एनसीईआरटी पढ़ लेने से बस, मतलब आप केमिस्ट्री में 18 से 20 क्वेश्चन तो ईजिली ही कर पाओगे आप, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे हमारा टारगेट आपका रहना चाहिए कि एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो सारा का ही करके आए, मतलब 15 क्वेश्चन जो मैंने बताया उन सब टॉपिक में से आप एक बार चूज़ कर सकते हो कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, और उस बेसिस पे आप प्रिपरेशन करो, उस बेसिस पे आप तैयारी करो थोड़ा, और उससे आपको मतलब यहाँ पे 15 क्वेश्चन एटलीस्ट करके आने हैं। 15 क्वेश्चन तो किसी तरह करके आने हैं, मतलब 15 क्वेश्चन कहीं नहीं जाना चाहिए, तीनों में से 15 आपको करके आना है। बाकी टॉपिक्स का तो वेटेज मैंने बता ही दिया। तो आई होप आप मतलब फॉलो करोगे इसको, और इसको फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि बस देख रहे हैं, देख के छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि टाइम भी अब आपके पास कम है। तो आपको फॉलो करना है और जितना जल्दी हो सके आप इसको कवर कर लें। तो आई होप आप मतलब करोगे। तो इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपको बेनिफिट हुआ होगा तो आप आके कमेंट करना बाद में भी कि हाँ सर मतलब मुझे हुआ या नहीं हुआ, जो भी होगा। तो उस बेसिस पे फिर मैं आगे अपना जो भी होगा वो बताऊँगा। हालाँकि यहाँ पे 6 शिफ्ट होने के कारण क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, बट ये सब जो टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं ये बता रहा हूँ। मतलब ये सब जो टॉपिक्स है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ऐसा हुआ तो आपके इतने क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, मतलब आप समझ रहे हो कितना क्वेश्चन हो गया। ओवरऑल अगर देखें तो हमारा यहाँ पे 17 इसका, 16 इसका और 18 इसका, यानी 51 क्वेश्चन आप मतलब इजीली कर पाओगे। 51 क्वेश्चन मतलब ज़्यादा तो है नहीं, ऐसा नहीं कि मैं आपको ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाब भी दिखा रहा हूँ कि 51 क्वेश्चन ज़्यादा कर देना है, मतलब 51 क्वेश्चन कर पाओगे। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 51 आपने अगर नहीं किया, 51 क्वेश्चन में आपका मार्क्स आता है 204। लेकिन अगर मैं मान रहा हूँ कि आप इसमें से कुछ टॉपिक्स वगैरह नहीं किए होंगे, मतलब जो आपसे हो नहीं पाया होगा, तो आप एटलीस्ट मतलब 45 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन मतलब बढ़ा घटा के आप 45 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, जो मैंने बताया इन सभी से। तो 45 क्वेश्चन में आपका हो जाएगा 180 मार्क्स, और आप यहाँ से 180 प्लस स्कोर कर पाओगे। अभी भी मतलब अगर आप ऐसे तैयारी करते हो तो आप स्कोर कर पाओगे, बस आपको थोड़ा सा अब जाके थोड़ा आपको मेहनत कर देना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। मैं आगे भी मतलब इस तरह का वीडियो तो कम ही लाऊंगा, बट हाँ मतलब स्टडी रिलेटेड वीडियो मैं लाऊंगा अपने चैनल पे, तो इसलिए आपको वहाँ पे हेल्प हो सकता है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।